हेलो लर्नर्स। आज हम पढ़ेंगे मैनेजरियल इकोनॉमिक्स का एक बहुत ही इंपॉर्टेंट टॉपिक मार्केट स्ट्रक्चर्स, जिसके अंदर आज के लेक्चर में वी विल बी कवरिंग परफेक्ट कंपटीशन। ओके, सबसे पहले हम बात करते हैं कि मार्केट स्ट्रक्चर क्या होता है। देखिए, मार्केट स्ट्रक्चर का सिंपल सा मतलब है कि किस तरीके की मार्केट में कितने नंबर ऑफ बायर्स, कितने नंबर ऑफ सेलर्स प्रेजेंट है, और उस मार्केट में फर्म्स का बिहेवियर कैसा है। पर्टिकुलर इंडस्ट्री की अगर हम बात करें तो वहाँ पे लेवल ऑफ कंपटीशन कैसा है। तो वो सारी चीज़ें, वो वहाँ का मार्केट का पूरा स्ट्रक्चर ही कहलाता है हमारा मार्केट स्ट्रक्चर। यू कैन सी द डेफिनेशन. It is written that market structure refers to the characteristics of a market. Means कि मार्केट की कैरेक्टरिस्टिक्स जो है, कैरेक्टरिस्टिक्स की बात करेंगे तो क्या क्या चीज़ें आ जाएंगी, जैसे कि नंबर ऑफ बायर्स कितने हैं, नंबर ऑफ सेलर्स कितने हैं, नंबर ऑफ फर्म्स कितने हैं, इंडस्ट्री कौन सी है, कितना कंपटीशन है। वो सारी चीज़ें हमारी क्या है, कैरेक्टरिस्टिक्स ऑफ अ मार्केट। तो इट रिफर्स टू द कैरेक्टरिस्टिक्स ऑफ अ मार्केट दैट इन्फ्लुएंस द बिहेवियर ऑफ फर्म्स एंड डिटरमाइन द लेवल ऑफ कंपटीशन विद इन एन इंडस्ट्री। तो मार्केट की कैरेक्टरिस्टिक जो कि इन्फ्लुएंस ऑब्वियसली किसको करेगी, बिहेवियर ऑफ फर्म्स को, फर्म्स का बिहेवियर कैसा होगा, और कंपटीशन एक इंडस्ट्री में कितना प्रिवेल करेगा। ये सारी चीज़ें किससे इन्फ्लुएंस होती है कि मार्केट का कैरेक्टरिस्टिक्स कैसा है, और ये सारी चीज़ें हमारी क्या कहलाती है, मार्केट स्ट्रक्चर। ऑलराइट, तो मार्केट स्ट्रक्चर्स की डेफिनेशन आपको, मीनिंग आपको समझ में आ गई होगी। तो मार्केट स्ट्रक्चर्स होते कौन कौन से, मेनली हमारे ये मेन टाइप्स के मार्केट स्ट्रक्चर प्रेजेंट है। परफेक्ट कंपटीशन, मोनोपोली होता है एक, मोनोपोलिस्टिक कंपटीशन, और एक होता है ओलिगोपोली। तो आज के लेक्चर में हम फर्स्ट मार्केट स्ट्रक्चर जो कि है परफेक्ट कंपटीशन, उसको डिस्कस करने वाले हैं। देखिए, परफेक्ट कंपटीशन, परफेक्ट मार्केट या परफेक्ट कंपटीशन जैसी चीज़ रियल लाइफ में अगर हम देखें तो ऐसा एग्जिस्ट नहीं करती है, लेकिन फिर भी परफेक्ट कंपटीशन होता क्या है, ये एक ऐसा मार्केट स्ट्रक्चर है जहाँ पे बहुत सारे लार्ज नंबर ऑफ बायर्स होंगे और लार्ज नंबर ऑफ सेलर्स होंगे, और सभी लोग जो है प्रोडक्ट कैसा दे रहे हैं, होमोजीनियस प्रोडक्ट दे रहे हैं, मतलब सिमिलर नेचर ऑफ प्रोडक्ट दे रहे हैं, सिमिलर टाइप का प्रोडक्ट दे रहे हैं। तो एक ऐसे स्ट्रक्चर को हम क्या बोले, परफेक्ट कंपटीशन, वेयर देयर इज अ लार्ज नंबर ऑफ बायर्स, लार्ज नंबर ऑफ सेलर्स ऑफरिंग अ होमोजीनियस प्रोडक्ट। नाउ लेट अस डिस्कस द कैरेक्टरिस्टिक। तो देखिए, सबसे पहले जैसे मैंने बताया कि जितने भी फर्म्स हैं एक मार्केट में, वो हो गया, वो सब क्या बेच रहे हैं, एक जैसा प्रोडक्ट बेच रहे हैं, होमोजेनियस प्रोडक्ट। फॉर एग्जांपल अगर हम कहें फ्रूट मार्केट या वेजिटेबल मार्केट, मंडी ले लेते हैं, तो वहाँ पे खूब बहुत सारे आपको सब्जी वाले मिल जाएंगे, जो सब लोग क्या बेच रहे हैं, सब्जियां बेच रहे हैं, वेजिटेबल्स बेच रहे हैं। ठीक है, तो प्रोडक्ट हमारा क्या हो गया, होमोजीनस। लार्ज नंबर ऑफ बायर्स एंड सेलर्स, तो कोई भी अगर हम मंडी या वेजिटेबल मार्केट की बात करें तो वहाँ पे बायर्स भी खूब सारे हैं, बहुत सारे लार्ज नंबर ऑफ बायर्स हैं, लार्ज नंबर ऑफ सेलर्स हैं। ठीक है। थर्ड कैरेक्टरिस्टिक, फ्रीडम ऑफ एंट्री एंड एग्जिट। फ्रीडम ऑफ एंट्री एंड एग्जिट से मतलब है कि कोई भी फर्म उस पर्टिकुलर इंडस्ट्री में आसानी से एंटर कर सकती है। मतलब कहने का कि उस इंडस्ट्री में आपको एंटर करने के लिए ऐसा बहुत ज़्यादा कॉम्प्लिकेटेड लीगल रूल्स, रेगुलेशन, प्रोसीजर्स, फॉर्मेलिटीज़ को पूरा नहीं करना, आसानी से आप उसमें एंटर कर सकते हैं, और उसी तरीके से मार्केट को, उसी तरीके से इंडस्ट्री को आसानी से छोड़ के जा सकते हैं। तो एंट्री एंड एग्जिट में पूरी फ्रीडम है। नेक्स्ट इज परफेक्ट मोबिलिटी ऑफ फैक्टर्स ऑफ प्रोडक्शन। तो हमारे जो फैक्टर्स ऑफ प्रोडक्शन है, फैक्टर्स ऑफ प्रोडक्शन क्या होते हैं, जैसे हमारा लैंड हो गया, लेबर हो गया, कैपिटल हो गया, एक्सेट्रा। तो ये परफेक्टली मोबाइल है, मतलब आसानी से इनका मूवमेंट पॉसिबल है यहाँ पे। तो हम ये मान के चल रहे फैक्टर्स ऑफ प्रोडक्शन यहाँ पे परफेक्ट मार्केट में कैसा होता है, फैक्टर्स ऑफ प्रोडक्शन परफेक्टली मोबाइल होता है। नेक्स्ट इज परफेक्ट नॉलेज अमंग बायर्स एंड सेलर्स। यहाँ पे परफेक्ट कंपटीशन में जो हमारा बायर्स है और जो हमारे सेलर है, उनको प्रॉपर परफेक्ट नॉलेज है मार्केट की, कि वो मैं एज अ बायर क्या खरीद रही हूँ। बाकी मैं लेट्स से शॉप नंबर 1 से अगर कुछ खरीद रही हूँ, तो मुझे पता है 2, 3, 4 पे रेट्स उसी प्रोडक्ट के कितने होंगे। तो जो बायर है वो भी नॉलेजेबल है, उसके पास भी कंप्लीट नॉलेज है, और जो सेलर है उसको भी हर चीज़ की कंप्लीट नॉलेज है। ठीक है। फिर आता है एब्सेंस ऑफ सेलिंग कॉस्ट। देखिए यहाँ पे सेलिंग कॉस्ट मतलब बेचने के लिए जो कॉस्ट लग रही है, वो कॉस्ट कौन सी हो जाएगी, मार्केटिंग की, एडवर्टीजमेंट्स की, प्रमोशन की, एक्सेट्रा। तो देखिए यहाँ पे जो प्रोडक्ट है हमारा, वो कैसा है, होमोजीनस है, सिमिलर प्रोडक्ट है, और बायर्स भी बहुत है, सेलर्स भी बहुत है। तो यहाँ पे ये मार्केटिंग पे, एडवर्टीजमेंट पे, इन सारी चीज़ों पे कोई खर्चा, कोई कॉस्ट नहीं लगाते, तो देयर इज एब्सेंस ऑफ सेलिंग कॉस्ट। ठीक है। फिर आता है लास्ट, एब्सेंस ऑफ ट्रांसपोर्टेशन कॉस्ट। अब देखिए यहाँ पे हम ये भी मान के चलते हैं, परफेक्ट कंपटीशन में ट्रांसपोर्टेशन कॉस्ट भी प्रेजेंट नहीं होती है, बिकॉज क्या है, ये वो मार्केट में बायर हमारा वहीं पे प्रेजेंट है, और वो जो फॉर एग्जांपल, जैसे कि अगर आपको एक पर्टिकुलर मार्केट है,
वहाँ पे जो भी सेलर है वो कहीं आस पास से प्रोडक्ट को लेके आया है, और अगर नहीं भी ऐसा तो यहाँ पे ट्रांसपोर्टेशन कॉस्ट को हम कंसिडर नहीं कर रहे हैं। देखिए परफेक्ट कंपटीशन में ट्रांसपोर्टेशन कॉस्ट को हम अज्यूम करते हैं जीरो, बिकॉज क्या हो सकता है ना कि मान लीजिए सेलर नंबर ए बिल्कुल बगल से लेके आया, तो उसने मान लीजिए ट्रांसपोर्टेशन कॉस्ट रख दी 10 रुपए। बगल वाला सेलर जो है उसने अपना जो प्रोडक्ट है मंगवाया कहीं बहुत दूर से, तो उसकी ट्रांसपोर्टेशन कॉस्ट बहुत ज़्यादा लगी, लेट्स से 50 रुपीज़ लग गई। तो उसने इसलिए वो अपने प्रोडक्ट को ऑब्वियसली बहुत हाई रेट पे बेचेगा। लेकिन परफेक्ट कंपटीशन तो कहता है कि हमारा प्राइस जो है कैसा होना चाहिए, सेम होना चाहिए, सभी लोग सिमिलर प्राइस पे बेच रहे हैं। तो यहाँ पे क्या हो जाएगा, इसलिए ट्रांसपोर्टेशन कॉस्ट को हम अज्यूम करके नहीं चलते, देयर इज जीरो ट्रांसपोर्टेशन कॉस्ट, राइट। नाउ अगेन अ वेरी इंपॉर्टेंट थिंग दैट इन परफेक्ट कंपटीशन क्या होता है, फर्म इज अ प्राइस टेकर। फर्म जो होती है वो प्राइस टेकर होती है, ठीक है, परफेक्ट कंपटीशन में। देखिए उसके पीछे रीजन क्या है। देखिए परफेक्ट कंपटीशन में देयर आर लार्ज नंबर ऑफ बायर्स एंड सेलर्स, ठीक है। तो एवरी फर्म क्या है, इट इज अ प्राइस टेकर, ठीक है। तो कोई भी एक पर्टिकुलर फर्म की इतनी एबिलिटी नहीं है कि वो पूरी इंडस्ट्री के या कोई प्रोडक्ट के प्राइस को इन्फ्लुएंस कर पाए। मान लीजिए 10 प्लेयर्स है मार्केट में, तो सभी लोग 10 रुपए 11 रुपए 10 रुपए 11 रुपए ही प्राइस रखे हैं, या उनके सभी लोग 10 रुपए प्राइस रखे हैं। और ये 10 रुपए प्राइस कहाँ से आया, सबने कलेक्टिवली कहीं ना कहीं म्यूचुअली डिसाइड किया है, सारी चीज़ों को कंसिडर करते हुए सब लोग लमसम सेम प्राइस रखे हुए हैं। तो फर्म जो है वो प्राइस टेकर है, उनको प्राइस मिला है। ऐसा नहीं है कि कोई एक फर्म इतना मतलब इतना पावरफुल है कि उसने बाकी फर्म्स को या बाकी प्लेयर्स को प्राइज दिया है। नो, फर्म इज नॉट अ प्राइज गिवर, rather it is a price taker, because it is collectively and mutually decided by everybody, every player in the market, and considering everything. So hence the in perfect competition there are large number of buyers and sellers, and every seller mutually decide the price considering every other factors, and hence the firm is a price taker, ठीक है। तो उसके बाद आता है हमारा एक इम्पॉर्टेंट चीज़, प्राइस डिटर्मिनेशन। ये टॉपिक बहुत इंपॉर्टेंट है, ये हर मार्केट स्ट्रक्चर के अंदर आपको पढ़ना है, प्राइस डिटर्मिनेशन कैसे होता है। यहाँ में हम बात करें परफेक्ट कंपटीशन की। देखिए प्राइस डिटर्मिनेशन अंडर परफेक्ट कंपटीशन, देखिए यहाँ पे आप देख सकते हो टेबल में प्राइस दिए हैं 1 2 3 4 5, 1 रुपए पे, 2 रुपए, 3 रुपए, 4 रुपए, 5 रुपए। 1 रुपी पे मार्केट डिमांड, ये मार्केट डिमांड दी गई है और ये मार्केट सप्लाई दी गई है, और ये मैंने एक एडिशनल कॉलम ऐड ऑन कर दिया था जो सिचुएशन आपको एक्सप्लेन करने के लिए। देखिए 1 रुपीज़ पे परफेक्ट कंपटीशन तो आपको समझ में आ गया। अब देखिए 1 रुपी जब प्राइस था तो मार्केट में प्रोडक्ट की डिमांड थी 50, और लेकिन फर्म सप्लाई कर पा रही थी सिर्फ 10 यूनिट, ठीक है। मतलब कहने का ये सिचुएशन कैसी है, जहाँ पे डिमांड ज़्यादा है सप्लाई कम है, देयर इज एक्सेस डिमांड की सिचुएशन, ठीक है। अब जब 2 रुपए प्राइस हुआ प्रोडक्ट का, तब मार्केट की डिमांड थोड़ी कम हो गई। अब वो 40 यूनिट्स की डिमांड आ रही है, लेकिन सप्लाई जो फर्म कर पा रही है वो सिर्फ 20 यूनिट्स की कर पा रही है। तो अगेन ये सिचुएशन कैसी हो गई, एक्सेस डिमांड, मतलब अभी भी डिमांड ज़्यादा है सप्लाई से। जब 3 रुपए हमने प्राइस रखा प्रोडक्ट का, तो मार्केट की डिमांड हो गई 30, डिमांड घट गई, डिक्लाइन कर गई, 30 हो गई। और मार्केट फर्म की सप्लाई भी कितनी है, 30 यूनिट्स की। यानी कि यहाँ पे डिमांड और सप्लाई दोनों इक्वल है, जिसे हम क्या बोले, इक्विलिब्रियम पोजीशन, मार्केट इक्विलिब्रियम इसे बोल रहे हैं। जब हमारे प्रोडक्ट का प्राइस 4 रुपीज़ हुआ, तो मार्केट डिमांड कितनी हो गई इस प्रोडक्ट के लिए, 20 यूनिट्स हो गई, और फर्म की सप्लाई कितनी है, 40 यूनिट्स। मतलब डिमांड कम हो गई, सप्लाई हम 40 यूनिट कर पा रहे हैं। तो ये क्या है, एक्सेस सप्लाई की सिचुएशन है। उसी तरीके से जब 5 रुपीज़ हुई तो मार्केट की डिमांड और कम होगी, 10 यूनिट्स की डिमांड आ रही है, सप्लाई हम 50 कर पा रहे हैं। तो अगेन ये सिचुएशन कैसी है, एक्सेस सप्लाई, ठीक है। तो अब आप ग्राफ देखो, ये ग्राफ जो है वाई एक्सिस पे दिखा रहा है प्राइस, और ये ग्राफ एक्स एक्सिस पे दिखा रहा है क्या, क्वांटिटी डिमांडेड, ठीक है। तो ये जो पॉइंट है ओ, ठीक, और ये क्या है पी, ये पॉइंट, और ये डिमांड कितनी, ओ क्यू, डिमांड कितनी, ओ क्यू, प्राइस जब कितना है, ओ पी। तो ओपी जब प्राइस है और ओ क्यू जब डिमांड है, तो
यहाँ पे ये वो सिचुएशन है जहाँ पे डिमांड और सप्लाई इक्वल है, मींस मार्केट इक्विलिब्रियम पोजीशन है। ये पॉइंट ई पे मार्केट इक्विलिब्रियम पोजीशन है। और अगर हम ई पॉइंट के बिलो जाते हैं तो वो सिचुएशन कौन सी होगी, एक्सेस डिमांड, ये सिचुएशन। और अगर हम ई पॉइंट के अबव देखें तो ये सिचुएशन कौन सी आ जाएगी, एक्सेस सप्लाई। मतलब कहने का कि एक फर्म को कायदे से, तो एक फर्म को इतना, ये सबसे बेस्ट और बैलेंस सिचुएशन है जहाँ पे ई वाली ये इक्विलिब्रियम, ये 3 रुपए इक्विलिब्रियम प्राइस कहलाएगा और ये सिचुएशन मार्केट इक्विलिब्रियम कहलाएगी। दिस इज द बेस्ट ऑप्टिमल थिंग। ठीक है, आई होप इट इज क्लियर। सो ये देखिए जो टर्मिनोलॉजीज हमने अभी पढ़ी थी, जस्ट डिस्कस की थी डायग्राम में। तो सबसे पहले देख लेते हैं मार्केट इक्विलिब्रियम। जैसे मैंने बताया था ये वो सिचुएशन है जहाँ पे दोनों ही लोग को, मीन्स जो भी हमारा डिमांड है, जो भी सप्लाई है, ये वो प्राइस बेसिकली होता है, ये वो सिचुएशन होता है जहाँ पे मार्केट डिमांड फॉर गुड इज इक्वल टू इट्स मार्केट सप्लाई। जहाँ पे हमारा डिमांड और सप्लाई दोनों इक्वल है उस सिचुएशन को हम क्या बोलते हैं, मार्केट इक्विलिब्रियम सिचुएशन। ठीक है, डिमांड एंड बोथ, मान लीजिए डिमांड 10 यूनिट की है तो सप्लाई भी उस टाइम हम 10 यूनिट की कर पा रहे हैं, वो क्या है, मार्केट इक्विलिब्रियम। ठीक है, मैंने बताया था एक पॉइंट था पी, इक्विलिब्रियम प्राइस। इक्विलिब्रियम प्राइस क्या होता है, इट इज द प्राइस ऑफ अ कमोडिटी वेयर द मार्केट डिमांड एंड मार्केट सप्लाई आर इक्वल टू ईच अदर। जब हमारा मार्केट डिमांड और मार्केट सप्लाई दोनों इक्वल होगा उस पॉइंट पी पे जो भी हमारा प्राइस है उस प्राइस को हम बोलते हैं इक्विलिब्रियम प्राइस। ठीक है, जैसे मैंने आपको डायग्राम के थ्रू, टेबल के थ्रू एक्सप्लेन किया था। लेट्स से फॉर एग्जांपल कि मान लीजिए 10 रुपीज़ पे हमारा जो डिमांड है वो हम 50 यूनिट्स आ रहा है और सप्लाई भी हम 50 यूनिट्स की कर पा रहे हैं जब हमने अपने प्रोडक्ट का कमोडिटी का प्राइस 10 रुपीज़ रखा। तो ये वो प्राइस क्या कहलाएगा, इक्विलिब्रियम प्राइस। ठीक है, इक्विलिब्रियम क्वांटिटी क्या होता है, इट इज़ द क्वांटिटी ऑफ अ कमोडिटी वेयर मार्केट डिमांड एंड मार्केट सप्लाई आर इक्वल टू ईच अदर। तो मतलब जब हमारा डिमांड और सप्लाई दोनों इक्वल है उस टाइम पे हम कितनी क्वांटिटी कमोडिटी की बात हो रही है, उस क्वांटिटी ऑफ कमोडिटी को ही हम बोल रहे हैं इक्विलिब्रियम क्वांटिटी। ठीक है, फिर हमने डिस्कस किए थे दो सिचुएशन, एक्सेस डिमांड और एक्सेस सप्लाई। एक्सेस डिमांड का मतलब इट इज़ अ सिचुएशन वेयर द मार्केट डिमांड फॉर कमोडिटी इज मोर देन द मार्केट सप्लाई। मान लीजिए एक फर्म एक सर्टेन प्राइस पे 10 यूनिट्स सप्लाई कर पा रहा है, उसकी कैपेसिटी है 10 यूनिट सप्लाई करने की, लेकिन उस प्राइस पे जो डिमांड आ रही है वो 10 रुपए से ज़्यादा है। मान लीजिए डिमांड 10 यूनिट से ज़्यादा है, मान लीजिए फॉर एग्जांपल 10 रुपीज़ हमारा प्राइस है, 10 रुपीज़ पे हम सप्लाई कर पा रहे हैं 50 यूनिट, लेकिन हमारी डिमांड 50 यूनिट से ज़्यादा आ रही है। तो मान लीजिए 80 यूनिट्स की डिमांड आ रही है, तो ये डिमांड क्या कहलाएगी, एक्सेस डिमांड। व्हेन एट अ पर्टिकुलर प्राइस जो भी फर्म का सप्लाई करने का एक कैपेसिटी है उससे ज़्यादा डिमांड अगर है तो एक्सेस डिमांड। और उसी तरीके से एक्सेस सप्लाई क्या है, वो सिचुएशन वेयर द मार्केट सप्लाई फॉर अ कमोडिटी इज मोर देन द मार्केट डिमांड। मान लीजिए 10 रुपीज़ प्राइस पे, ठीक है, 10 रुपीज़ प्राइस पे 50 यूनिट्स की डिमांड है, लेकिन हमारी जो सप्लाई है 10 रुपए पे हम प्रोड्यूस कर पाएंगे 70 यूनिट्स। तो 70 यूनिट्स मतलब डिमांड से ज़्यादा हमारी सप्लाई है, तो ये क्या कहलाएगा, एक्सेस सप्लाई। सो नाउ वी विल बी डिस्कसिंग शॉर्ट रन इक्विलिब्रियम अंडर परफेक्ट कंपटीशन। तो हम पढ़ेंगे शॉर्ट रन इक्विलिब्रियम और लॉन्ग रन इक्विलिब्रियम परफेक्ट कंपटीशन के अंदर। देखिए शॉर्ट रन में क्या होता है, ये 3 चीज़ें पहले आप समझ लीजिए। ये 3 सिचुएशन अराइज होंगी। एक सिचुएशन है सुपर नॉर्मल प्रॉफिट्स की, एक सिचुएशन है नॉर्मल प्रॉफिट की, एक सिचुएशन है लॉस की। तो सुपर नॉर्मल प्रॉफिट्स क्या होता है, ये वो सिचुएशन है जहाँ पे हमारा एवरेज रेवेन्यू, फर्म का जो एवरेज रेवेन्यू है ग्रेटर देन एवरेज टोटल कॉस्ट है। तो अगर एवरेज रेवेन्यू एवरेज टोटल कॉस्ट से ज़्यादा है तो फर्म क्या अर्न कर रही है, सुपर नॉर्मल प्रॉफिट्स।
ठीक है। फिर आता है आपका नॉर्मल प्रॉफिट। नॉर्मल प्रॉफिट क्या होता है, जब हमारा एवरेज रेवेन्यू और एवरेज टोटल कॉस्ट दोनों इक्विवेलेंट होता है तो फर्म क्या अर्न करती है, नॉर्मल प्रॉफिट्स। फिर आती है लॉस की सिचुएशन। लॉस की सिचुएशन का मतलब वो है जब हमारा फर्म एवरेज रेवेन्यू फर्म का जो है इट इज़ लेस देन एवरेज टोटल कॉस्ट, तो फर्म क्या अर्न करती है, लॉस। ठीक है, सफ़र क्या करती है, लॉस। तो ये हो गया हमारा सुपर नॉर्मल प्रॉफिट और लॉस। ये दो कंडीशंस आपको याद रखनी है, या आपको सारी ये दोनों कंडीशन फुलफिल होंगी शॉर्ट रन और लॉन्ग रन इक्विलिब्रियम दोनों में। तो कंडीशन क्या है, एक तो आपका एम सी इज इक्वल टू एम आर होना चाहिए, मतलब मार्जिनल कॉस्ट शुड बी इक्वल टू मार्जिनल रेवेन्यू। दूसरी चीज़, हम जब ग्राफ प्लॉट करेंगे तो मार्जिनल कॉस्ट का जो कर्व है इट शुड कट फ्रॉम बिलो। ठीक है। नाउ अब हम डायग्राम देखते हैं। तो जैसे मैंने आपको क्या बताया था, सुपर नॉर्मल प्रॉफिट्स में मैंने क्या बताया था कि आपका जो एवरेज रेवेन्यू होता है इट इज़ ग्रेटर देन एवरेज टोटल कॉस्ट, तब फर्म क्या अर्न करती है, सुपर नॉर्मल प्रॉफिट। तो देखिए सुपर नॉर्मल प्रॉफिट में कुछ इस तरीके से डायग्राम आपको देखने को मिल रहा है। ये देखिए, ओ क्यू हमारा क्या है, आउटपुट है। ओ पी हमारा क्या है, यहाँ पे दिखाया जाए प्राइस के हैं, कॉस्ट के हैं, रेवेन्यू के हैं। ठीक है। तो यहाँ पे देखो डायग्राम में टोटल कॉस्ट कितनी है हमारी, ओ आर के और क्यू। ओ आर के क्यू क्या है, इतना कॉस्ट, टोटल कॉस्ट लगी। लेकिन फर्म को रेवेन्यू कितना अर्न होना, टोटल रेवेन्यू क्या है, ओ पी टी क्यू, मतलब कि कॉस्ट से ज़्यादा हमें रेवेन्यू अर्न हुआ है, तो ऑब्वियसली ये हमारा क्या है, सुपर नॉर्मल प्रॉफिट। तो सुपर नॉर्मल प्रॉफिट क्या हो जाएगा, ओ आर के क्यू माइनस ओ पी टी क्यू। तो हमारा क्या निकलेगा, आर पी टी के। आर पी टी के हमारा क्या है, ये है, यही है एक्स्ट्रा प्रॉफिट जो फर्म अर्न कर रही है, जिसे हम क्या बोल रहे हैं, सुपर नॉर्मल प्रॉफिट। ठीक है। हमने जो सिचुएशन पढ़ी थी वो आपको याद होगा ना, मार्जिनल कॉस्ट इक्वल्स टू मार्जिनल रेवेन्यू, और जो हमारा जो मार्जिनल कॉस्ट का कर्व होता है इट विल कट फ्रॉम बिलो। तो आप देखो, एक तो ये आप देखो ब्लू कलर से क्या दिख रहा है, ये जो कर्व ऐसे आ रहा है वो हमारा क्या है, एवरेज कॉस्ट का है, और जो रेड से जो हमारा कर्व है अगेन इट इज कटिंग फ्रॉम बिलो, ये हमारा क्या है, मार्जिनल कॉस्ट का कर्व है। ठीक है। अब देखिए नॉर्मल प्रॉफिट मैंने क्या बताया था कि आपका नॉर्मल प्रॉफिट तब फर्म का अर्न होता है जब एवरेज रेवेन्यू और एवरेज टोटल कॉस्ट दोनों इक्वल है। ठीक है। तो यहाँ पे कॉस्ट देखिए, ओ पी टी क्यू कॉस्ट है, टोटल रेवेन्यू भी कितना है, ओ पी टी क्यू, मीन्स हमारा टोटल कॉस्ट और टोटल रेवेन्यू दोनों ही इक्वल है। तो एट पॉइंट टी बोथ आर इक्वल। ये देखिए अगेन, ये हमारी एवरेज कॉस्ट होगी, ब्लू कर्व से दिख रही है, और कटिंग फ्रॉम बिलो रेड पेन से जो मैंने दिखाया है वो क्या है, मार्जिनल कॉस्ट है। ठीक है। फिर आप देखिए हमारा लॉस की सिचुएशन क्या होती है, जब हमारा रेवेन्यू लेस देन एवरेज टोटल कॉस्ट है तो हम फर्म क्या सफ़र करती है, लॉस। तो लॉस में टोटल कॉस्ट इज ग्रेटर देन टोटल रेवेन्यू, कॉस्ट ज़्यादा लग रही है और रेवेन्यू कम अर्न हो रहा है। ठीक है। अब आप यहाँ पे देखो लॉस क्या है, टोटल रेवेन्यू माइनस लॉस, कैसे हम निकालेंगे, टोटल रेवेन्यू माइनस टोटल कॉस्ट करेंगे। तो टोटल रेवेन्यू आप देखिए फर्म का क्या है, ओ पी ई क्यू। ओ पी ई क्यू क्या क्या है, फर्म का टोटल रेवेन्यू है, और टोटल कॉस्ट क्या है, ओ आर वाई क्यू, जो है हमारी टोटल कॉस्ट है। मतलब कहने का फर्म को कितना लॉस सफ़र हो रहा है, पी आर वाई ई जो है वो हमारी फर्म को लॉस सफ़र हो रहा है। ठीक है। तो ये हमारा क्या हो गया, लॉस इन द शॉर्ट रन इक्विलिब्रियम। अब हम बात कर लेते हैं लास्ट लॉन्ग रन इक्विलिब्रियम में क्या होता है। तो लॉन्ग रन इक्विलिब्रियम में क्या होगा कि हमने तीन चीज़ें पढ़ी, सुपर नॉर्मल, नॉर्मल और लॉस। तो लॉन्ग रन इक्विलिब्रियम में फर्म्स को सारे प्लेयर्स को नॉर्मल प्रॉफिट ज़्यादातर अर्न होगा। उसका रीज़न क्या है, जैसे एक होमोजीनस प्रोडक्ट बेचने वाली परफेक्ट कंपटीशन स्ट्रक्चर वाली जो मार्केट होगी, वहाँ पे एक टाइम के बाद एक लॉन्ग रन में सारे फर्म्स क्या करेंगे, बहुत सारे, क्योंकि फ्री एंट्री और एंड एग्जिट है तो बहुत सारे प्लेयर्स मार्केट में आ जाएंगे, तो अगर कोई फर्म सुपर नॉर्मल प्रॉफिट अर्न कर भी रही है तो लॉन्ग रन में वो प्रॉफिट क्योंकि बट जाएगा, डिस्ट्रीब्यूट हो जाएगा नए प्लेयर्स के आ जाने से, तो फर्म लॉन्ग रन में परफेक्ट कंपटीशन में अर्न करेंगी नॉर्मल प्रॉफिट्स। ठीक है। तो अब आप देखिए नॉर्मल प्रॉफिट्स यहाँ पे दिख रहा है, टोटल कॉस्ट कितनी है, ओ पी ई क्यू। ठीक है। और टोटल रेवेन्यू भी कितना है, ओ पी ई क्यू। तो टोटल कॉस्ट इक्वल्स टू टोटल रेवेन्यू, तो ये हमारा क्या हो जाएगा, नॉर्मल प्रॉफिट की सिचुएशन। ठीक है। ये देखिए ब्लू से कर्व जो डिनोट है वो लॉन्ग रन एवरेज कॉस्ट है, और नीचे कटिंग फ्रॉम बिलो रेड से हम जो कर्व दिखा रहे हैं वो है लॉन्ग रन के लिए मार्जिनल कॉस्ट। आई होप इट इज क्लियर टू ऑल।
सो थैंक यू सो मच फॉर वॉचिंग। अगर आपको कोई भी डाउट है तो प्लीज़ पोस्ट इट इन द कमेंट सेक्शन। कोई पर्टिकुलर सीरीज पे आपको लेक्चर चाहिए, देन ऑल्सो पोस्ट इट इन द कमेंट सेक्शन। यस, प्लीज़ मोटिवेट मी बाय सिंपली प्रेसिंग द लाइक बटन। एंड अगर आपने चैनल को अभी तक सब्सक्राइब नहीं किया है, सो प्लीज़ गो एंड सब्सक्राइब टू माई चैनल। थैंक यू सो मच फॉर वॉचिंग।